जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर में हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। अगर आप ये प्रश्न देख लेते हैं तो लगभग आपके प्रश्न तैयार हो जाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। और अपने सिलेबस में लगे हुए सभी कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण का सारांश अच्छे से समझने के लिए चैनल पर विजिट करें। आपको सभी कहानियों, नाटकों, उपन्यासों का सारांश बहुत ही अच्छे तरीके से समझने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, आलोचना से आप क्या समझते हैं? समीक्षा का अर्थ समझाइए। अर्थात इस प्रश्न में हमको आलोचना की परिभाषा बताना है और समीक्षा का अर्थ समझाना है कि समीक्षा होती क्या है। अगर हम देखें, साहित्य के मूल्यांकन, विशिष्टताओं, गुणों एवं दोषों की विवेचन के लिए आलोचना एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधा होती है। जो साहित्य का मूल्यांकन होता है, विशिष्टता, गुण एवं दोष को बताने के लिए आलोचना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विधा होती है। लेखक, कवि, रचनाकार इत्यादि की रचनाओं का मूल्यांकन, विशिष्टता, उद्देश्य इत्यादि को समीक्षक अपनी व्याख्या के माध्यम से पाठक के लिए स्पष्ट करता है तथा रचनाकार को निर्देश देने एवं उसको सुधारने हेतु कार्य करता है। अर्थात जो आलोचनात्मक लेखक होते हैं वह क्या करते हैं, वह पाठकों के समक्ष उस साहित्य की त्रुटियों का या गुणों को लेकर आते हैं तथा जो रचनाकार होते हैं उस साहित्य को उनको निर्देश देते हैं सुधारने हेतु कार्य करने के लिए। और कहा भी गया है कि जो एक असफल लेखक या रचनाकार होता है वह सफल आलोचक होता है। जो असफल लेखक होते हैं वह एक सफल आलोचक होते हैं, क्योंकि जो असफल होता है वह त्रुटियों को, दोषों को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका होता है, क्योंकि वही गलती उसने की होती है, तभी तो वह असफल लेखक बना रहता है। तो उन त्रुटियों को समझने के लिए या पहचानने के लिए सबसे अच्छा कार्य कौन कर सकता है? जो एक असफल लेखक हो। भारतीय काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत। समीक्षा का अर्थ हमें बताना था तो हम समीक्षा समझेंगे। आलोचना की कला के संपर्क से उत्पन्न रसानुभूति को भौतिक व्याख्या माना जा सकता है। काव्य साहित्य की विशेषताओं को देखने, परखने अर्थात सामान्य रूप से प्रकट करने का नाम ही आलोचना होता है। आलोचना के लिए हिंदी में समालोचना, समीक्षा ये सब शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आलोचना जो होती है वह समालोचना उसे कहते हैं, समीक्षा भी लोग कहते हैं, और विवेचना, मूल्यांकन आदि अनेक शब्द प्रयोग होते हैं किसके लिए? आलोचना के लिए, जिनका सामान्य अर्थ किसी भी साहित्य कृति का, साहित्यकार के समूचे कृतित्व का मर्यादित, नियंत्रित, तटस्थ दृष्टि से मूल्यांकन करना होता है। संस्कृत में इसका प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है कि अंतर्भाष्य या अवांतरार्थ, विच्छेदश्चर, मीच्छा मात्र बाह्य गुण दोषों तक ही सीमित नहीं रहकर जब आंतरिक प्रकृति अथवा विशेषताओं को छानबीन होने लगे तब उसे समीक्षा कहा जाता है। जब बाहर के गुण दोषों को पर ही सीमित नहीं होता किसी चीज का आलोचना करना तथा आंतरिक जो प्रकृति या विशेषताओं की भी छानबीन होने लगती है तब उसे समीक्षा कहते हैं। समीक्षा का अर्थ हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य का कोश भाग 1 के अनुसार आलोचना शब्द लुच, जिसे पाणिनि ने अपनी परिभाषिक शब्दावली में लोच लिखा है, उससे बना हुआ है। आ लोच धन अन धन आ, आलोचना, अथवा आ धन लोच धन ऋच धन ल्युट, ल्युट को अन कहते हैं, आलोचना हो जाता है। लोच या लोच का अर्थ होता है देखना। इस प्रकार किसी वस्तु या कृति की सम्यक व्याख्या, उसका मूल्यांकन करना ही आलोचना कहलाता है। जो समन्तात लोचनम अवलोकनम इति आलोचनम स्त्रिया आलोचना, ऐसा कहा जाता है। कहानी के उद्भव एवं स्वरूप पर प्रकाश डालिए। हमें कहानी के उद्भव के बारे में बताना है। मानव एक जो होता है वह जिज्ञासु प्राणी होता है। जो मानव होता है उसे हर बात जाननी होती है, इसीलिए उसे जिज्ञासु प्राणी कहा जाता है। वह प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, घटना या दृश्य के विषय में सब कुछ जानने के लिए आतुर रहता है। जब उसे कोई घटना दिखती है
उसके बारे में हर एक चीज़ जानने के लिए वह हमेशा आतुर रहता है और जान लेने के बाद वह अपनी जानकारी या अनुभवों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने के लिए अकुलाया सा रहता है। किसी भी मनुष्य को आप देख लीजिए, बहुत कम ही लोग होंगे जो इधर अपनी बातों को दूसरों को शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। हर एक व्यक्ति जैसे भी कुछ जान लेता है किसी घटना या दृश्य के विषय में, वह खुद तो जानना चाहता ही है अच्छे से और दूसरों को बताने के लिए आतुर रहता है। और इस प्रकार अभिव्यक्ति का यह क्रम मानव समाज में पारस्परिक विनिमय द्वारा चला करता है और जिज्ञासा, अकुलाहट और अनुभवों के आदान प्रदान की यह प्रवृत्ति ही कहानी की जन्मदात्री है। जैसे कि लोग अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करना स्टार्ट किए और लोगों के बारे में लोगों तक पहुंचाने लगे, इसी जो प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हुए कहानी का जन्म हुआ। इस तथ्य में हम यह निष्कर्ष ही सहज प्राप्त कर सकते हैं कि अपने मूल्य रूप से कहानी में इतिहास उतना ही प्राचीन जितना भाषा के उद्भव और विकास का इतिहास। अभिव्यक्ति में समक्ष नन्हे बालक से लेकर अनुभव सिद्ध वयस्क तक मूलतः कहानी कथन तथा श्रवण के प्रति रुचि और आकर्षण होता है। बालक नानी के लिए सुनने में रुचि तो लेता है, नानी की जो कहानियाँ होती हैं उसको सुनने में रुचि तो लेता है। यदि उसे तनिक सा प्रोत्साहित कर दिया तो वह स्वयं भी कहानियाँ सुना सकता है, क्योंकि कहानियाँ सुनाते वह अपने मन में, कोई भी व्यक्ति बच्चा हो अपने मन में कहानियाँ बनाने लगता है। इसका स्वरूप वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के अनुभवों की अभिव्यक्ति ही कहानी है, किंतु साहित्य में उपन्यास, निबंध, नाटक या कविता की भांति कहानी भी एक विधा है। एक प्रकार से यह साहित्य का प्राचीनतम रूप है। कहानी आज हमारे साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय अंग है, क्योंकि लोग कहानियाँ सुनना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत थोड़े समय में यह विविध परिस्थितियों, मानव स्वभाव की गुत्थियों को, वैज्ञानिक तथ्यों तथा विविध विचारधाराओं का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में कहानी में हम पूरी घटना को जान लेते हैं, इसलिए कहानी जो है इस समय सबसे पसंदीदा साहित्य विधा मानी जाने लगी है। हिंदी कहानी के विकास में अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद्र के योगदान का उल्लेख कीजिए। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद्र का योगदान विषय पर संक्षेप में विचार व्यक्त कीजिए, अथवा कहानीकार प्रेमचंद्र। ऐसे आपके प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन तीनों प्रश्नों का अर्थ एक ही है, उसको हम आपको बताएंगे। मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी कथा साहित्य में युगांतकारी यशस्वी कहानीकार हैं। प्रेमचंद्र से पूर्व हिंदी में तिलिस्मी, जासूसी, काल्पनिक और अतिमानवीय कहानियां लिखी जाती थीं। प्रेमचंद्र ने अपनी कहानियों में मानव जीवन को केंद्र बनाया। उनकी कहानियां आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर आधारित हैं। प्रेमचंद्र युग से पूर्व जो कहानियां लिखी जाती थी वह तिलिस्मी, जादुई, जासूसी, काल्पनिक और अतिमानवीय कहानियां थी। लेकिन प्रेमचंद्र जी ने क्या किया, उसको मानव जीवन की तरफ केंद्र बनाया और आदर्शोन्मुख और यथार्थवाद पर आधारित कहानियां उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने अपनी कहानियों का कथानक समाज, राजनीति, ग्रामीण आदि विविध क्षेत्रों में लिए हैं। उनकी कहानियां समाज सुधार, राष्ट्रीय भावना और हरिजनों द्वार की भावना से अनुप्रेरित हैं। उनमें किसानों की दीनहीन दशा, सामाजिक बंधनों से छटपटाती नारी की पीड़ा, वर्ण व्यवस्था के भीतर पीड़ित हरिजनों की वेदना का मार्मिक चित्रण अपने कहानियों में इन्होंने करना स्टार्ट किया। और प्रेमचंद्र अपने युग के उन सिद्ध कलाकारों में से थे जिन्होंने हिंदी को नवीन युग की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाया। उनकी कहानियां यथार्थ के सन्निकट हैं, साहित्य समाज का दर्पण है। यह उक्ति प्रेमचंद्र के कहानी साहित्य से चरितार्थ हो जाती है। प्रेमचंद्र ने अपने युग के कहानीकारों चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास, चंडी प्रसाद हृदयेश, वाचस्पति पाठक आदि को विशेष रूप से प्रभावित किया।
प्रेमचंद्र की प्रमुख कहानियों में से पंच परमेश्वर, जो कि आपके सिलेबस में भी लगी हुई है, जिसका सारांश हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाइए चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे से हमने उसका सारांश समझाया है। अगर आप सभी कहानियों का सारांश जो हमने बताया है बस ध्यानपूर्वक सुन लें तो आपका कहानी से रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा पेपर में अगर आता है। मंत्र, कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह आदि उल्लेखनीय हैं। उनकी कहानियां प्रेम पच्चीसी, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज, सप्त सुमन, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम प्रसून आदि में संकलित है। उनकी सभी कहानियों का संग्रह मानसरोवर के 8 भागों में से है। अगला हम प्रश्न देखेंगे कि हिंदी कहानी में प्रसाद जी के योगदान की चर्चा कीजिए। मतलब हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी का क्या योगदान था, इसी के बारे में हमको चर्चा करना है। तो हम देखते हैं कि आधुनिक कहानी लेखकों में प्रसाद जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। जो आधुनिक कहानी की लेखकों की बात करें, अगर उसमें कंपेयर करें तो हमारे जो प्रसाद जी हैं उनका नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। उनकी कहानियां सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। कवि होने के कारण कहानियों में काव्यगत की प्रधानता है। नाटककार होने के कारण उनमें नाटकीयता भी प्रचुर मात्रा में है। वास्तविकता यह है कि अपनी कहानियों में वे अपना कवि और नाटककार रूप नहीं छोड़ सके। उनकी कहानियां प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और छाया नामक संग्रहों में संग्रहित। उनकी कहानियां किसमें संग्रहित हैं? प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और छाया नामक संग्रहों में संग्रहित है। प्रसाद जी की अधिकतर कहानियों में मानव हृदय का सूक्ष्म चित्रण हुआ है। उनकी कहानियां प्रायः भाव प्रधान और कल्पना प्रधान है। उत्सुकता और कौतूहल द्वारा वे कहानी का सौंदर्य बढ़ा देते हैं। प्रसाद जी आधुनिक युग के बहुत ही पूर्ण आदर्श वाले लेखक थे। उन्होंने आधुनिक युग में बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां, प्रसिद्ध कहानियां लिखी, जिनके लिए वो आज जाने जाते हैं और लोग उनका नाम बहुत ही आदर के साथ लेते हैं। उनकी कहानियां प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और छाया नामक संग्रहों में संग्रहित है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी नाटक के विकास में बाबू जयशंकर प्रसाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यह हिंदी नाटक को जयशंकर प्रसाद की जो देन है उसके बारे में बताइए। इसका उत्तर, छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद ने काव्य के क्षेत्र में जिस प्रकार क्रांति उपस्थित की, उसी प्रकार नाटक के क्षेत्र में प्रसाद जी ने नाटकों के स्वरूप को नवीनता प्रदान की। जिस प्रकार प्रेमचंद्र जी ने कहानी में बहुत ही अच्छे कार्य किए, उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद ने नाटक के क्षेत्र में अच्छे कार्य किए। पाश्चात्य तथा भारतीय नाट्य कलाओं का समन्वय करके प्रसाद जी ने एक नवीन शैली का जन्म दिया और उच्च कोटि के ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना की। उनके नाटकों में संघर्ष की प्रधानता, शैली की नवीनता तथा मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण तो मिलता ही है, अभिनय की दृष्टि से भी वे उच्च कोटि के हैं। पाश्चात्य नाटकों के प्रभाव से उन्होंने अपने नाटकों में युद्ध, हत्या, मरण आदि के दृश्य वर्णित किए हैं, जिनका भारतीय नाट्य कला में निषेध था। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में देशभक्ति, राष्ट्रीयता तथा जागरण का संदेश दिया है। हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, लक्ष्मी नारायण मिश्र और गोविंद वल्लभ पंत तथा सेठ गोविंद दास आदि इस काल के प्रसिद्ध नाटककार हैं और इस प्रकार हम निर्विवाद रूप से यह कह सकते हैं कि प्रसाद जी का युग हिंदी नाटक के विकास का स्वर्ण युग है। क्योंकि हमने जो नाम बताए, हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद वल्लभ पंत एवं सेठ गोविंद दास, ये सब नाटक के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और नाटक के सबसे सुप्रसिद्ध लेखकों में से हैं। ये सब अगर हमारे प्रसाद युग में हैं तो समझिए प्रसाद युग में नाटक के विकास कितना चरमोत्कर्ष पे था, इसको आप समझ सकते हैं। आगे हम देखेंगे रेखा चित्र क्या है। रेखा चित्र के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का पर्यायवाची है।
किसका पर्यायवाची है? स्केच शब्द का पर्यायवाची है क्या? रेखा चित्र। रेखा चित्र शब्द चित्रकला के क्षेत्र से आया है। रेखा चित्र चित्रकला की एक शैली है। इसमें रेखाओं से ही आकृति और उसके भावों तथा क्रियाओं का चित्रण किया जाता है। इसमें रंगों का प्रयोग नहीं होता है तथा इस तथ्य के लिए डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि रेखा चित्र का सामान्य अर्थ है केवल रेखाओं से बना हुआ चित्र या ढांचा। इसमें केवल रेखाएं ही होती हैं, रंगों का भराव नहीं होता है, पर ये रेखाएं आलेख की बनावट का मौलिक आधार प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार रंगमय चित्रों, वर्ण, विषय वस्तु या व्यक्ति रेखा निर्मित आकार के बीच बनावटों एवं भावोद्योगों की अभिव्यक्ति हेतु रंगों को भी माध्यम बनाया जाता है। अर्थात रंगीन चित्रों में रेखाओं के बीच अंतराल को रंगों से भरा जाता है, जबकि रेखा चित्र में केवल रेखाएं ही व्यक्ति या मनुष्य की बनावटों एवं भावोद्योगों को अभिव्यक्त करती हैं। रंगमय चित्र बिना किसी रूपांतरण के मात्र रंगों से भी चित्रित की जा सकती हैं, जबकि रेखा चित्र बिना रेखाओं के नहीं बनाई जा सकती हैं। रेखा चित्र से आपने क्या समझा? रेखा चित्र जो है स्केच शब्द का पर्यायवाची है, जो कि अंग्रेजी का एक शब्द है, और यह रेखा चित्र शब्द चित्रकला के क्षेत्र से आया हुआ है। अगर हम रेखा चित्र का सामान्य अर्थ समझें तो वह केवल रेखाओं से बनाया हुआ चित्र या ढांचा। इसमें केवल रेखाएं ही होती हैं तथा रंगों का भराव नहीं होता है। अगला हम देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है रिपोर्टाज किसे कहते हैं। ये सब प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके पेपर में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, ऐसा समझिए और इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझिए। अंत तक वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। रिपोर्टाज हिंदी गद्य की एक नवीनतम विधा है। रिपोर्टाज के लिए सूचनिका और प्रसंग चित्र शब्द भी प्रयुक्त होता है, परंतु रिपोर्टाज शब्द अधिक प्रचलित है। रिपोर्टाज लेखन 1936 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध की देन है। कतिपय विद्वानों का कथन है कि पत्रकारिता कला में रिपोर्टाज का आविष्कार रूस में हुआ था। रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है जो अंग्रेजी के रिपोर्ट का समानार्थी है। रिपोर्ट में किसी घटना का यथा तथ्य वर्णन किया जाता है जिसमें साहित्यिकता का अभाव होता है, जबकि रिपोर्टाज में साहित्यिकता विद्यमान होती है अथा यथा तथ्य चित्रण मर्मस्पर्शी कलात्मक साहित्य अभिव्यक्ति रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज को कतिपय विद्वानों ने इस प्रकार भी परिभाषित किया है, जैसे कि डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने कहा है कि किसी घटना या दृश्य का अत्यंत विवरणपूर्ण सूक्ष्म रोचक वर्णन इसमें इस प्रकार किया जाता है कि वह हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए और इससे प्रभावित हो उठे। उन्होंने क्या कहा है? कहा है कि जो अत्यंत विवरणपूर्ण सूक्ष्म रोचक वर्णन इसमें किया जाता है किसी भी घटना का, जिससे वह जो घटना हो हमारे सामने एकदम प्रत्यक्ष हो जाए। प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त जी ने रिपोर्टाज के बारे में क्या कहा है कि रिपोर्टाज तीव्र भावना में रंगी हुई साहित्यिक रिपोर्ट के अतिरिक्त कोई और वस्तु नहीं है। क्या है? रिपोर्टाज जो है वह तीव्र भावना में रंगी हुई साहित्यिक रिपोर्ट के अतिरिक्त कोई और वस्तु नहीं है। ये किसने कहा है? प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त जी ने कहा है। संघर्ष की खंडकों में निर्मित या कला रूप है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि जीवनी से आप क्या समझते हैं? किससे क्या समझते हैं आप? जीवनी से आप क्या समझते हैं? हम इसको अच्छे से समझेंगे। जीवनी का अंग्रेजी पर्यायवाची लाइफ या बायोग्राफी होती है। जीवनी या जीवन चरित्र, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत अन्य व्यक्तियों की जीवन चरित्र लिखा जाता है। जीवनीकार इतिहास, समाज, अतीत या वर्तमान से अपनी रचना के प्रधान पुरुष का चयन करके उसके समग्र जीवन को देश कालगत परिस्थितियों के अनुकूल चित्रित करता है। उसमें चरित्र नायक संपूर्ण जीवन या उसके यथेष्ट भाग की चर्चा करता है। जीवनी में जो जीवनी के लेखक होते हैं वह किसी दूसरे महान व्यक्ति, महान पुरुष, प्रधान पुरुष जो कि हमारे लिए आदर्श पात्र हो सकते हैं, उनके जीवन के बारे में लिखते हुए देश कालगत हमारे जो समय चल रहा है उसके अनुसार
उनके जीवन चरित्र को चित्रित करते हैं। जीवनियाँ बहुधा महान पुरुषों की ही लिखी जाती हैं, जिसकी अभिव्यक्ति जीवनीकार कुछ तो प्रत्यक्ष जीवन से तथा कुछ अपने मानस लोक की प्रतिक्रिया से करते हैं। जीवनी हम किसकी पढ़ते हैं? जो कोई महान व्यक्ति होता है, जिसकी जीवन से हमें कोई शिक्षा मिल जाती है। हम किसी भी ऐसे आम आदमी की जीवनी नहीं पढ़ते हैं जिसने ज़िंदगी में कुछ सफलता ही ना हासिल की हो। हमें ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो जीवनी उसी की लिखी जाती है जो महान होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ सफल कार्य किया होता है। आगे हम देखेंगे, हिंदी कोश के अनुसार जीवन चरित्र सारे जीवन में किए हुए किसी के कार्यों का वर्णन होता है और उसमें चरित्र नायक के संपूर्ण जीवन, उसके यथेष्ट भाग की चर्चा होनी चाहिए। डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड लिटरेरी टर्म्स के अनुसार जीवनी से चरित्र नायक के संपूर्ण जीवन या उसके यथेष्ट भाग की चर्चा होनी चाहिए। उसे अपने आदर्श रूप में एक विशिष्ट इतिहास भी होना चाहिए। आगे हम देखेंगे आत्मकथा से। अगला हमारा प्रश्न है कि आत्मकथा से आप क्या समझते हैं? आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ होता है अपनी कहानी। इसमें किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी लेखनी से लिखी गई उसकी अपनी जीवन कहानी होती है। इसमें लेखक अपनी बात उत्तम पुरुष, मैं, मुझको, मेरा से व्यक्त करता है। इसमें लेखक अपनी स्मृति के आधार पर अपने जीवन की विविध घटनाओं एवं अनुभवों का क्रमबद्ध वर्णन वस्तु प्रस्तुत करता है। यदि लेखक अपने जीवन के किसी छोटे अंश का किसी व्यक्ति के संपर्क में या घटना विशेष का ही वर्णन करता है तो उसे आत्मकथा नहीं कहेंगे, वह संस्मरण की कोटि में आएगा। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार आत्मकथा लेखक का अपने जीवन में संबद्ध वर्णन है। आत्मकथा के द्वारा अपने बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन और एक व्यापक पृष्ठभूमि में अपने जीवन का महत्व दिखलाया जाना संभव है। आत्मकथा कोई भी लेखक या कवि अपने बारे में लिखता है, लेकिन जो जीवनी होती है वह लेखक किसी अन्य महापुरुष के बारे में लिखता है। यह थी आत्मकथा और जीवनी में अंतर। आगे हम देखेंगे संस्मरण क्या होता है। संस्मरण आप समझ सकते हैं जब कोई भी लेखक हो अपने किसी जीवन की एक छोटी घटना की वर्णन करे तो वह संस्मरण कहलाता है। तो चलिए देखते हैं, संस्मरण हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की एक नवीनतम विधा है। यह गद्य की एक आत्मनिष्ठ विधा है, क्योंकि इसमें संस्मरणकार अपने व्यक्तिगत जीवन तथा अपने संपर्क में आए हुए अन्य व्यक्तियों के जीवन के किसी पहलू पर स्मृति के आधार पर प्रकाश डालता है। संस्मरण शब्द का अर्थ है कि सम्यक रूप से स्मरण करना, अर्थात जो वस्तु स्मृति रूप से विशेष है भाषिक संरचना के माध्यम से जीवंत रूप में प्रकट हो जाए। लोग जो संस्मरण लेखक होते हैं वह अपनी जीवन के किसी एक घटना के बारे में अपनी स्मृतियों को अपने लेख के माध्यम से लिखते हैं, वही संस्मरण कहलाता है। साहित्य हिंदी साहित्य कोश के अनुसार संस्मरण में लेखक जो स्वयं देखता है, जिसका वह स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। स्वयं देखता है और स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन लेखक संस्मरण में करता है। उसके वर्णन में उसकी अनुभूति एवं संवेदनाएं भी रहती हैं। अतः संस्मरण में लेखक किसी ऐसी घटना, स्थल या व्यक्ति के संबंधित स्वानुभूति की स्मृति को यथार्थ के धरातल पर कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनात्मक शैली में अपने व्यक्तित्व के वैशिष्ट्य की छाप डालकर साकारता प्रदान करता है। अपने इसी वैशिष्ट्य के कारण संस्मरण व्यक्तिरंजक निबंध व कहानी के समूह होता है। और आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर क्या होता है। रेखाचित्र और संस्मरण में, रेखाचित्र और संस्मरण गद्य की अत्यंत निकटवर्ती विधाएं हैं। दोनों में सामान्य अंतर है। रेखाचित्र व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थिति आदि के आधार पर लिखी जाती है, जबकि संस्मरण मात्र व्यक्ति पर लिखे जाते हैं। रेखाचित्र सामान्य से सामान्य व्यक्ति का भी हो सकता है, जबकि सामान्य प्रायः प्रसिद्ध, संस्मरण प्रायः प्रसिद्ध व्यक्ति के विषय में लिखे जाते हैं। रेखाचित्र में चित्रण की प्रधानता होती है, जबकि संस्मरण में विवरण की समानता प्रधानता होती है। संस्मरण में रेखाचित्र की अपेक्षा देश काल का वर्णन अधिक रहता है
और संस्मरण लेखक संपूर्ण परिस्थिति का भावात्मक निरूपण करता है, जबकि रेखा चित्रकार मात्र कुछ उभरी हुई रेखाओं को संवारता है। रेखा चित्र में विषय के साथ लेखक का हार्दिक लगाव नहीं होता है, जबकि संस्मरण में यह लगाव इतना बढ़ जाता है कि लेखक स्वयं भी उसका एक अंग बन जाता है। यह थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से सचमुच बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और आने वाली वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज इस चैनल पर आती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।